कीजिए एक ऐसी ट्रेन की जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना चलती है। हाइड्रोजन ट्रेन ठीक यही करती है। हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित, यह अपने मोटरों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है और केवल जल वाष्प छोड़ती है। यह नवाचार टिकाऊ परिवहन में क्रांति ला रहा है। दुनिया भर में हाइड्रोजन ट्रेनें पहले से ही अपनी छाप छोड़ रही हैं। उदाहरण के लिए यूरोप में जर्मनी 2018 से एल्स्टॉम कोराडिया आइलैंड का संचालन कर रहा है, स्वच्छ रेल परिवहन की ओर बदलाव में एक अग्रणी मॉडल। इसी तरह एशिया में जापान और चीन जैसे देश अपनी व्यापक हरित ऊर्जा पहलों के हिस्से के रूप में सक्रिय रूप से हाइड्रोजन ट्रेन प्रौद्योगिकी का परीक्षण और तैनाती कर रहे हैं। भारत में हाइड्रोजन ट्रेनों को अपनाने की यात्रा अभी शुरू हो रही है। भारतीय रेलवे अनुसंधान संस्थानों के साथ वर्तमान में पायलट परियोजनाओं और व्यवहार्यता अध्ययन में लगा हुआ है। हालांकि यहाँ हाइड्रोजन ट्रेन प्रणाली शुरू करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और ईंधन भरने की सुविधाओं जैसे मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता शामिल है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में व्यावसायिक रूप से परिचालन हाइड्रोजन ट्रेन सेवाएं देखने में लगभग 5 से 10 साल लग सकते हैं। हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाने के फायदे काफी हैं। पर्यावरणीय रूप से वे एक शून्य उत्सर्जन समाधान प्रदान करते हैं, जो डीजल इंजनों की तुलना में वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी कम करता है। उनकी उच्च ऊर्जा दक्षता और शांत संचालन समग्र यात्रा अनुभव को बढ़ाते हैं। साथ ही उन मार्गों के लिए भी आदर्श हैं जहां पारंपरिक विद्युतीकरण संभव नहीं है। एक डेटा सेंटर एक ऐसी जगह है जहां किसी कंपनी के जरूरी कंप्यूटर उपकरण रखे जाते हैं, जैसे कि सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्क उपकरण और टेलीफोन लाइनें। असल में ये डेटा को प्रोसेस करने, स्टोर करने और संभालने का मुख्य केंद्र है, जिससे एप्लीकेशन और सेवाएं हमेशा उपलब्ध रहती हैं। डेटा सेंटर के अंदर आपको बहुत सारे तेज कंप्यूटर एक साथ काम करते हुए मिलेंगे, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलाते हैं और बहुत सारा डेटा संभालते हैं। इन जगहों में मजबूत बिजली सप्लाई, ठंडा रखने की व्यवस्था और सुरक्षा उपाय होते हैं, ताकि सब कुछ ठीक से चले और खतरे से बचा जा सके। बिजली जाने या सिस्टम खराब होने पर भी काम चलता रहे, इसके लिए बैकअप जनरेटर और बिना रुके बिजली देने वाले उपकरण यूपीएस होते हैं। डेटा सेंटर क्लाउड सेवाओं, कंपनी के एप्लीकेशन और इंटरनेट सेवाओं के लिए बहुत जरूरी हैं, जिससे व्यापार कुशलता से और सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं। इन्हें आधुनिक निगरानी और ऑटोमेशन उपकरणों से चलाया जाता है, जिससे हमेशा उपलब्धता, क्षमता और अच्छा प्रदर्शन बना रहे। डेटा सेंटर खास जगहें हैं जहां बहुत सारे कंप्यूटर सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्क उपकरण और दूसरे जरूरी कंप्यूटर उपकरण रखे जाते हैं। ये सर्वर को अच्छी तरह से और सुरक्षित रूप से काम करने के लिए नियंत्रित वातावरण देते हैं। मुख्य कामों में डेटा प्रोसेस करना और स्टोर करना, एप्लीकेशन चलाना और बहुत सारी जानकारी संभालना शामिल है, और ये सब बैकअप बिजली सप्लाई, ठंडा रखने की व्यवस्था और मजबूत सुरक्षा उपायों से हमेशा उपलब्ध रहता है। भारत सरकार अपने डिजिटल बदलाव के हिस्से के रूप में तेजी से ज्यादा डेटा सेंटर बना रही है। डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का मकसद ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाना, डेटा की सुरक्षा करना और सभी क्षेत्रों में नए विचार लाना है। भारत में डेटा सेंटर बनाकर सरकार बहुत सारा सरकारी डेटा सुरक्षित रूप से स्टोर और प्रोसेस कर सकती है, लोगों को भरोसेमंद ऑनलाइन सेवाएं दे सकती है और 5G, आई और IoT जैसी नई तकनीकों को सहारा दे सकती है। इसके अलावा भारत में बने डेटा सेंटर सरकारी एप्लीकेशन के लिए देरी कम करते हैं, साइबर सुरक्षा बेहतर करते हैं और विदेशी क्लाउड कंपनियों पर निर्भरता कम करते हैं। भारत, जो कभी विदेशी ऑटोमोबाइल निर्माताओं पर अत्यधिक निर्भर था, अब ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में उभरा है। लेकिन ये परिवर्तन कैसे हुआ? आइए समय के साथ एक यात्रा करें और उन रणनीतिक कदमों, नीतिगत निर्णयों और नवाचारों को समझें जिन्होंने भारत को ऑटोमोबाइल उद्योग में आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया। 1950 और 60 के दशक में भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग अपने शैशवावस्था में था। बाजार में ब्रिटिश और अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व था और मुट्ठी भर भारतीय निर्माता ही मौजूद थे। हिंदुस्तान एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी जैसी कारें स्थानीय रूप से निर्मित कुछ वाहनों में से थीं। हालांकि अधिकांश प्रौद्योगिकी और घटक आयात किए जाते थे। 1970 और 80 के दशक में भारतीय सरकार ने लाइसेंस राज के तहत एक संरक्षणवादी नीति का पालन किया, जिसने विदेशी निवेश और आयात को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि इससे क्षेत्र की वृद्धि धीमी हुई, लेकिन इसने भारतीय निर्माताओं को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें जापानी ऑटोमेकर सुजुकी के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग लाया गया। 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण किया, जिससे विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने की अनुमति मिली। हुंडई, होंडा और टोयोटा जैसी कंपनियों ने विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए, जिससे स्थानीय कंपनियों के लिए ज्ञान हस्तांतरण और कौशल विकास हुआ। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे भारतीय ऑटो निर्माताओं ने अपनी प्रौद्योगिकी और उत्पादन मानकों को बेहतर बनाने के लिए इस प्रदर्शन का लाभ उठाया।
2000 के दशक तक भारतीय निर्माता अब केवल वाहनों को असेंबल नहीं कर रहे थे, वे स्वदेशी तकनीक से उन्हें डिजाइन और उत्पादन कर रहे थे। टाटा मोटर्स ने 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो के लॉन्च के साथ दुनिया को चौंका दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एसयूवी और ट्रैक्टर सेगमेंट में प्रगति की, अपने वाहनों को कई देशों में निर्यात किया। सरकार समर्थित अनुसंधान और विकास पहलों और भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ (ARAI) जैसे संस्थानों ने स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे दुनिया टिकाऊ गतिशीलता की ओर बढ़ रही है, भारत ने भी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादन को अपनाया है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) योजना जैसी पहलों के साथ टाटा मोटर्स और ओला इलेक्ट्रिक जैसी भारतीय कंपनियां अगुवाई कर रही हैं। स्थानीय बैटरी उत्पादन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो रही है। आज भारत न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि ऑटोमोबाइल का एक प्रमुख निर्यातक भी है।